बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और सुबह से यही एक बड़ा अजीब किस्म का खेल और ड्रामा ज़मान पार्क लाहौर के सामने हुकूमत ने शुरू कर दिया है। और पहले इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पे भिजवाया गया और आईजी इस्लामाबाद ने जिस तरह एक टीवी चैनल पे मैं उनको देख रहा था और जिस अंदाज से वो एक सियासी अंदाज में बीपर दे रहा था, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ पे ये बंदा एक पाकिस्तानी कौम का नौकर है, पाकिस्तानी कौम का मुलाजिम है या किसी सियासी जमात का कोई ख़ास बंदा है। क्योंकि जिस अंदाज से वो धमकियाँ दे रहे थे और जिस अंदाज से वो अपने पुलिस के ज़रिए इमरान खान को गिरफ्तारी की बात कर रहे थे, देखिए उसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीबन 74 के करीब मुख्तलिफ़ मुकदमात इस हुकूमत ने कायम किए हैं। और मुकदमात क्या है वो उसका आप अगर अंदाज़ा लगाए, इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज करते हैं और उसी एहतजाज को बेस बनाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया जाता है। फिर तोशाखाना को आप देख लें, तोशाखाना को जिस बेदर्दी के साथ लूटा गया है माजी में, जिन लोगों ने वहाँ से मर्सिडीज़ गाड़ियाँ निकाल कर जो कि कानूनी तौर पे जायज़ नहीं हैं, और आप किसी हथियार को या मर्सिडीज़ गाड़ियों को, इस किस्म के चीज़ों को आप नहीं लेकर जा सकते, लेकिन वहाँ से माजी में निकाल कर लोग लेकर गए हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी उनसे नहीं पूछा और उनके केसेस नैब के अंदर पड़े थे और नैब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये बड़ी अफसोस की बात है पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पे लाखों रुपए की जो कालीन है उसको 50 रुपए में उठाकर आप लेकर जाते हैं। हज़ारों और लाखों रुपए के ब्रीफ केसेस हैं उसको आप उठाकर 800 रुपए में लेकर जाते हैं। फिर आपको एक गैर मुल्की लीडर बल्कि उनकी अहलिया आपको इसी मकसद से लाखों और करोड़ों रुपए के हार देते हैं कि आप यहाँ पे सैलाब से जो लोग मुतासिर हुए हैं, ये वहाँ पे इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि मैंने जाकर वहाँ पे जब सब कुछ देखी तो मेरे दिल को इतना दुख हुआ और उसने पूरी तौर पे अपना हार गले से उतार कर उनको दिया और कहा कि ये इन लोगों पे ख़र्च किया जाए। लेकिन उसको वहाँ से उठाकर उस लीडर की बीवी वहाँ से उठाकर लेकर जाती है और कोई उनसे पूछ भी नहीं सकता। ये माजी में यही सारा कुछ इस तोशाखाने के साथ हुआ है। लेकिन आज इमरान खान के ख़िलाफ़ 74 केसेस सिर्फ इन्हें एहतजाजों को बेस बनाकर, इस किस्म की चीज़ों को बेस बनाकर यहाँ पे कायम किए जाते हैं। और रोज़ाना आप लोगों को पता है कि उनकी जान को ख़तरा है, उन पे ऑलरेडी एक हमला हो चुका है और अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। और बार बार वो वार्न करते हैं कि देखिए उन पे एक बार फिर हमला करने की मनसूबाबंदी की गई है, लेकिन उसके बावजूद उनको अदालतों में बुलाया जाता है। फिर आप यहाँ पे देख ले कि जिस बंदे ने, क्योंकि अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके मुताबिक तो एक से ज़्यादा लोगों ने इमरान खान पे हमला किया था, लेकिन जो एक बंदा उसमें गिरफ्तार हुआ है जो तोता है, तो तोते को आप किसी अदालत में ले जाने के बजाय वीडियो लिंक के ज़रिए उनके केस की हियरिंग की जा रही है। फिर एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर और एक बड़ी जमात की सरबराह, वो आपको बार बार इन ख़तरात से आगाह कर रहे हैं कि उन पे एक बार फिर हमला करने की कोशिश की जा रही है। उनके वकील इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम शवाहिद को सामने रखते हैं कि किस तरीके से इमरान खान को यहाँ पे अदालतों में बुलाकर उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद अगर इमरान खान रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए, तो फिर वहाँ पे उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की जाती है और फिर यहाँ से इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पे पुलिस को इतवार के दिन लाहौर भेजा जाता है ताकि वहाँ पे तमाम अदालतें बंद हों और वो अगर इसी केस के ख़िलाफ़ वहाँ पे जाकर हिफाजती ज़मानत हासिल करने की कोशिश करे तो उनको वो ज़मानत भी न मिल सके और इसी तरह उनको गिरफ्तार करे। अभी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक और बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है और आज मैं सुन रहा था फवाद चौधरी और बाकी लोगों को, और वो बता रहे थे कि बेसिकली प्लान ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के इलेक्शन विद इन 90 डेज़ होंगे
اس کے بعد چونکہ ابھی کوئی دوسرا راستہ ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ الیکشن کو ڈیلے کرے یا کسی طریقے سے گورنر کو استعمال کرے یا کچھ اور کرے، تو ابھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی طریقے سے جب عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا تو ان کے کارکنوں کی طرف سے رد عمل آئے گا۔ جب رد عمل وہاں سے اگر اسی طرح آئے گی تو اسی صورت میں پھر فورس کو استعمال کیا جائے گا، اور فواد چودھری نے یہ الزام لگایا کہ لاشیں گرانے کے بعد پھر الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ تو آپ اگر دیکھ لیں جس طریقے سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، تو پھر ان کے جو الزامات ہیں اس پہ آپ اگر سوچیں تو اس میں وزن بھی لگتا ہے کہ چونکہ الیکشن سے تو یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، الیکشن کے لیے تو کسی بھی صورت میں یہ تیار نہیں ہے۔ آپ مریم نواز کو دیکھ لیں، کیا وہ الیکشن کے لیے تیار ہے؟ شہباز شریف کو دیکھ لیں، ان کے بھائی کو دیکھ لیں، یا کسی اور کو دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، یہ سارے لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو اس کے لیے ابھی کوئی گراؤنڈ ان کو چاہیے جس کو بیس بنا کر پاکستان کے اندر کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کرے یا کچھ اور ایسا کام کرے کہ جس سے الیکشن نہ ہو سکے، کیونکہ اگر الیکشن ہوں گے تو اسی صورت میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ بڑی آسانی سے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دونوں صوبوں کے اندر اقتدار میں آ سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو صورتحال ہے یہ بڑا گمبھیر اور بہت زیادہ خطرناک ہے، اور ابھی عمران خان نے آج اپنی تقریر میں بھی کہا کہ اس کے خلاف جو میرے وکلاء ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو ایک لیٹر لکھیں گے اور ان کو اس پوری صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر عمران خان کو کچھ ہو جائے تو کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس کے بعد پاکستان میں کیا ہوگا؟ کیا آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر کیا سچویشن بنے گی؟ اور جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کے لیے پھر پاکستان میں رہنا پاسبل ہوگا، ممکن ہوگا کہ وہ پاکستان میں رہے؟ کیونکہ جو سچویشن ملک کے اندر بنے گی اسی صورت میں پھر ان لوگوں کے لیے پاکستان کے اندر رہنا تو دور کی بات، اپنے گھروں کے اندر رہنا تو دور کی بات، یہ لوگ اگر باہر دنیا بھی شفٹ ہوں گے تب بھی یہ ہمیشہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں گے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر حالات کو اس نہج پر پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان آلریڈی معاشی طور پہ پچھلے 11 مہینوں کے دوران تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت لوگ ایک انتہائی مشکل صورتحال پیش کر رہے ہیں، اور مزید ملک کو مشکلات میں دھکیلنے سے یہ جو صورتحال ہے یہ اور بھی بہت زیادہ گمبھیر ہو جائے گی، اور پھر اس کو کوئی بھی بندہ کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اسی وجہ سے سیاست کے اندر اپنے اختلافات اور اپنے مقابلے سیاسی میدان کے اندر ہی ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ اس میں آپ گولی استعمال کریں، اس میں آپ اس قسم کی چیزیں استعمال کریں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر میرے خیال میں جو موجودہ صورتحال ہے، تو موجودہ صورتحال میں پوری ملک کے اندر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آج کا۔ آج میں مارکیٹ گیا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک شوز کا دکان تھا، تو میں وہاں پہ گیا اور وہاں 2 بوڑھے بیٹھے تھے، مطلب ان کی جو ایج تھی وہ راؤنڈ اباؤٹ 65-70 سال کے لگ بھگ اس کے قریب ان دونوں کی ایج تھی۔ وہ آپس میں اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو میں ادھر ہی کھڑا رہا اور میں ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ تو دونوں جو بابے تھے وہ بتا رہے تھے کہ عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے، اور ان سے پاکستان کے اندر یہ سارے جو چور ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے، یہ جو سارے چور ہیں وہ ان سے بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں، کیونکہ عمران خان اگر دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو پہلے ان کو چونکہ جنرل باجوہ پہ وہ اعتماد کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس مرتبہ اگر وہ اقتدار میں آئیں گے تو ان چوروں سے ہمارا پیسہ وصول کیا جائے گا۔ اور ایک بابا دوسرے کو بتا رہے تھے کہ میں نے تو ہمیشہ JUI کو ووٹ دی ہے، اور میں تو ہمیشہ اس مولانا کے پیچھے جا رہا تھا، لیکن مجھے ابھی پتہ چلا کہ یہ مولانا تو بھی ان کا دوست ہے اور ان کا ساتھی ہے، اور مولانا بھی انہی جرائم کے اندر ان کے ساتھ چل رہا ہے۔
दूसरा जो उनके साथ बैठा था वो उनको बता रहा था कि यार मैंने तो हमेशा ANP को वोट दिए हैं, लेकिन अभी मुझे समझ आया कि मुझे उनके साथ जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो भी इनके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये आज का वाक़या है, ये आज का वाक़या है, और आप इससे अंदाज़ा लगाए कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम का जो माइंड सेट है वो किस हद तक बदल चुका है। नेक्स्ट जो इलेक्शन है, आप इससे अंदाज़ा लगाए कि ये वही लोग हैं जिनके एज के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया कि गालिबन 65 और 70 साल की लगभग इसके राउंड अबाउट उन दोनों की एज लग रही थी। लेकिन उनमें से एक बता रहे थे कि उसने हमेशा JUI को सपोर्ट किया, इलेक्शन जब भी आए तो उनको वोट दिया। दूसरा बता रही थी कि उसने अपनी ज़िंदगी ANP के साथ गुजार कर आए हैं। लेकिन अभी वो क्या कह रहे हैं कि हमसे बड़ी गलती हुई थी, और आज जब हम देख रहे हैं तो वही दोनों जमातें इन चोरों के साथ बैठे हैं। इसका मकसद ये है कि ये दोनों भी चोरों के साथी है और चोर है, और इसी वजह से हम मज़ीद इनके साथ नहीं जाएंगे। जब ये जो अपने घरों के बड़े थे, जब इनकी ये गुफ्तगू थी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके घरों के अंदर इनके जो नौजवान थे या है जो इनके नौजवान, वही नौजवानों ने अपने इन बड़ों के सामने ये गुफ्तगू की होगी, और इसी वजह से इन लोगों का जो माइंड सेट है वो चेंज हो चुका है। तो अगर इनका जहन चेंज हुआ तो इसका मकसद है कि इनके फैमिलीज के अंदर सारे लोग इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़े हैं। और फिर आज आप लोगों ने देख लिया कि जैसे इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई तो लाहौर से हज़ारों के तादाद में लोग ज़मान पार्क पहुंच गए। पूरी पाकिस्तान के अंदर लोग ये देख रहे थे कि क्या सीन बनेगा, और उसके मुताबिक फिर ये लोग फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है जो अभी TV चैनल पे मैं देख रहा था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो पूरी मुल्क के अंदर हम एक जो एंट्री पॉइंट्स है उनको बंद कर दिया जाएगा। ऑलरेडी आपका मुल्क एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। फिर ऐसे मौके पर जब आप इस किस्म के काम करेंगे, देखें इसमें अभी सवाल ये है कि माजी में अगर हम देख ले तो यहाँ पे कुछ जो लाडले और लाडलियाँ थी उनके केसेस को आप देख ले कि लंदन के अंदर एक मुख्तलिफ किस्म की 4 प्लेट्स ख़रीदे जाते हैं अरबों डॉलर से, और वहाँ पे फिर उनसे सवाल किया जाता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया था, क्योंकि आप कोई कारोबार नहीं करती, आपके पास कुछ और नहीं है, ना आपके जायदाद का तकसीम कोई हो चुका है, तो ये प्लेट्स आपके पास कहाँ से आ गई है। तो उसका जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन उनको जब भी अदालतों में जाते हैं तो वहाँ से उनको पारख किया जाता है, उनके केसेस ख़त्म हो जाते हैं। घरों पे बैठे होते हैं और उनको हिफाजती ज़मानतें मिलती हैं। लंदन में बैठे होते हैं, वहाँ से उनको हिफाजती ज़मानतें मिल जाती है। पाकिस्तान के अंदर पहुँच जाते हैं और यहाँ पे वफाकी वज़रा बन जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर पहुँच जाते हैं और न कोई सरकारी ओहदेदार है न कुछ और है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का बेटा है और वज़ीर-ए-आज़म के भतीजे हैं और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बेटी है, और उनके पास आप सिक्योरिटी देख लें कि पाकिस्तानी कौम के करोड़ों रुपए सिर्फ उनकी सिक्योरिटी पे खर्च किए जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या ये पाकिस्तान सिर्फ इन शहजादों और शहजादियों का है और बाकी जो कौम है वो इनका गुलाम इसी तरह रहेगा? पाकिस्तान के साथ यही सलूक किया जाएगा? ये जो इमरान खान बार बार 1100 अरब रुपए की बात करते हैं, तो इस गरीब कौम के 1100 अरब रुपए को अगर लोग लूटते हैं तो फिर उनको क्लीन चिट दिया जाएगा। नैब कवानीन के अंदर तरामीम लाए जाते हैं, यहाँ पे ताकतवर हमारे लोग बैठे हैं, और वो इस अगर आप देख लें तो बेसिकली पाकिस्तानी कौम के मुलाजिम हैं। पाकिस्तानी कौम उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, उनको एक आलीशान ज़िंदगी के लिए फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और पैसा पाकिस्तानी कौम का खर्च हो रहा है। लेकिन वो लोग पाकिस्तानी कौम और मुल्क को बचाने के बजाय वहाँ पे जब ये लोग इसी कौम की लूटी गई दौलत को एक दूसरे को माफ़ करते हैं तो वो आंखें बंद करके खामोशी से बैठ जाते हैं। तो ये सिलसिला कब तक पाकिस्तान के अंदर चलता रहेगा? आखिर पाकिस्तान किधर जाएगा? ये पाकिस्तान अगर इसी तरह चलता रहे तो आप देख लिए कि सबसे बड़ा नुकसान हमें होगा।
मतलब वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, उनके न कोई प्रॉपर्टीज़ बाहर दुनिया में है, न कोई कारोबार है, न उनके बैंक बैलेंस है, न उनके बच्चे वहाँ पे रहते हैं, बल्कि उनके और उनके बच्चों की ज़िंदगी इसी मुल्क के अंदर है। तो फिर डेफिनेटली हमें तकलीफ़ होगा और फिर हम बात उठाएंगे और हम ये सवालात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ ये जुल्म क्यों की जा रही है, और जो लोग इसको रोक सकता है वो क्यों इनके हमनवा और इनके सहूलतकार बने हुए हैं। क्या उनको जो तनख्वाहें और उनके जो लाइफ स्टैंडर्ड है और जो सहूलियात उनको मिल रही है वो किसी शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान और बज़ुर्गवान ख़ानदान से वो अखराजात अदा की जा रही है, या इसी कौम के पैसों से वो सारी चीज़ें उनको मिल रही है। तो अगर वो पाकिस्तानी कौम के नौकर है और उनके मुलाजिम है तो फिर ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि वो इस कौम और इस मुल्क को डिपेंड करे। इसी वजह से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो चीज़ें की जा रही है इसको पूरी तौर पर रोका जाए। अगर इसको आप लोग रोकेंगे नहीं तो पाकिस्तान को उससे अल्लाह न करे लेकिन नुकसान पहुंच जाएगा, और फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने की सूरत में अल्लाह न करे कभी भी वो दिन ना आए, लेकिन उसी सूरत में फिर ये कौम किसी भी ज़िम्मेदार बंदे को माफ़ नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।